हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लोग कर रहे थे सीक्वेंसेस चैप्टर को, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सब सीक्वेंस। आज हम सब सीक्वेंस के बारे में जानेंगे और सब सीक्वेंस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, और साथ में मैं आपको पीक पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस एंड बोल्ज़ैनो-वायरस्ट्रास थ्योरम के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सब सीक्वेंस को देख लेते हैं। अब सब सीक्वेंस क्या होती है, यहाँ पर मैंने इजी तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। हमारे पास क्या होगा, कोई भी दो सीक्वेंसेस दी हुई होंगी, एक या तो सीक्वेंस जो एक्सन है जिसकी हमने सब सीक्वेंस बनानी है, ठीक है, ये वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस हमारे पास एक्सन दी हुई है और हमने कोई स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेनी है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ये लेनी है। फिर हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ से जो एलिमेंट्स होंगे ना, हमने वो उठाने हैं और उनको हमने ऑर्डर वाइज हमने उनको प्लेस करना है। फिर हमारे पास जो न्यूली फॉर्म जो हमारे पास सीक्वेंस होगी ना, वही हमारे पास सब सीक्वेंस बन जाएगी इस एक्शन की, ठीक है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से आपको ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, मेरे पास सीक्वेंस एक्स एन है जो कि कुछ इस तरह से है, x1 x2 x3 सो ऑन xn तक का, ठीक है, इस तरह की ये सीक्वेंस है। अब मैंने क्या करना है, कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेनी है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की मैंने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ली हुई है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो मैंने ली हुई है एन के इज इक्वल टू 2k, वेयर के इज 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं के की जगह 1 2 3 एंड सो ऑन भरता जाऊँगा तो ये मेरे पास ये जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये क्या आएगी मेरे पास, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, एंड ऐसी सो ऑन ये जो मेरे पास सीक्वेंस है वो बन जाएगी। अब मैंने क्या बोला था, आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ से टर्म्स को उठाना है। अब देखो यहाँ पर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाली है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो यानी कि आपने इस सीक्वेंस से सेकंड नंबर वाले एलिमेंट को उठाना है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या रहेगा x2, ठीक है, तो आपने पहले x2 को उठाया, नेक्स्ट 4 है तो आपने यहाँ से फोर्थ एलिमेंट को उठाना है, तो यहाँ पर x4 आ जाएगा, वो आपने उठा लिया x4। 6 नंबर पर x6 आ जाएगा, वो उठा लिया। 8 नंबर पर x8 आ जाएगा। ऐसे ही आप आगे करते जाओगे तो आपके पास 10 आएगा, 10 नंबर वाले को उठाओगे तो x10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये सब सीक्वेंस बन गई है, ठीक है। क्या किया आपने, जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ से जो मेन सीक्वेंस थी आपने वहाँ से नंबर उठाने हैं, और आपके पास जो सब सीक्वेंस बनेगी वो एक्सन की सब सीक्वेंस बनेगी। तो ये सब सीक्वेंसेस बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप अब आप इस फर्स्ट एग्जांपल को देखकर ही समझ चुके होंगे कि आप सब सीक्वेंस कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल मैंने एक और लिया हुआ है, मेरे पास जो सीक्वेंस एक्स एन है वो दी हुई है 1/n, ठीक है ना। एक्स एन जो 1/n से डिफाइन हो रहा है, तो ये मेरे पास सीक्वेंस क्या बनेगी 1 1/2 1/3 1/4 एंड ऐसी सो ऑन चलती जाएगी ये, ठीक है। और मैंने एक और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ली हुई है, वो है मैंने ली हुई n स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी ना, क्योंकि ये बढ़ती जाएगी आगे आगे को। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसी सो ऑन ये चलती जाएगी। तो ये आगे मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ से उठानी है टर्म्स, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट वाली उठाऊंगा, फोर्थ नंबर वाली कौन सी आएगी 1/4 आएगी ना। अब 9 नंबर पे क्या आ जाएगी 1/9, वो उठा ली मैंने। 16 नंबर पर 1/16, 25 नंबर पर क्या आ जाएगी 1/25। आप मतलब आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ से उठानी है टर्म्स को ना, और वही आपके पास सब सीक्वेंस बन जाएगी। तो मेरे पास सब सीक्वेंस बन गई नहीं ये। तो बस यही था सिंपल सा सब सीक्वेंसेस के बारे में। अब मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं जिनको आप नोट्स भी समझ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स में फर्स्ट रिजल्ट है मेरे पास एवरी सीक्वेंस हैज़ मोनोटोन सब सीक्वेंस, और ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लो कि हर एक सीक्वेंस के पास मोनोटोन सब सीक्वेंस होता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मोनोटोन सब सीक्वेंस। सब पहले तो आप ये जान लो कि जो सब सीक्वेंस होता है ना वो खुद एक सीक्वेंस होता है। देखो ये मेरे पास सब सीक्वेंस आया था ना, ये खुद एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, मोनोटोन सीक्वेंस। और मोनोटोन सीक्वेंस कौन से होते हैं, या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गए या तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गए। ये मैंने आपको जब मैंने मोनोटोन सीक्वेंस वाला जो लेक्चर अपलोड किया था मैंने वहाँ पर आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी सीक्वेंस हैज़ मोनोटोन सब सीक्वेंस। इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर ही लो, आगे मैं इस स्टेटमेंट का यूज़ भी करने वाला हूँ। और सेकेंड रिजल्ट है मेरे पास एवरी सीक्वेंस इज इटसेल्फ अ सब सीक्वेंस, ठीक है। हर एक सीक्वेंस जो वो अपने आप में ही सब सीक्वेंस होती है। देखो कैसे, मैं आपको इसको बता भी सकता हूँ अभी। देखो यहाँ पर मैंने जो सेकंड एग्जांपल में मैंने एक सीक्वेंस कंसीडर की हुई थी ना, अब मान लो मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को मैं अगर n कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब वो 1 2 3 4 5 ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुई ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से टर्म उठाऊंगा ना, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने उठाया तो क्या आएगा मेरे पास 1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 आ जाएगा, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/3 आ जाएगा, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/4 आ जाएगा, ऐसे ही 1/5 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 1/7 एंड सो ऑन आता जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो सब सीक्वेंस आ रही है वो वापस यही आ रही है,
ठीक है ना, यही आ रही है ना। तो मतलब हमने तो सब सीक्वेंस निकाली, पर वो तो खुद एक सीक्वेंस जो पहले हमने ली हुई थी वही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस है वो अपने आप में ही सब सीक्वेंस होती है। तो यही तो मैंने रिजल्ट में लिखा हुआ है, एवरी सीक्वेंस इज इटसेल्फ अ सब सीक्वेंस। ठीक है, और थर्ड रिजल्ट है मेरे पास, एनी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस इज इटसेल्फ अ सीक्वेंस। वही बात हो कि मैंने जो आपको बताई, सब सीक्वेंस जो वो अपने आप में ही सीक्वेंस होती है, यही लिखा हुआ है, एनी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस इज इटसेल्फ अ सीक्वेंस। फोर्थ रिजल्ट है मेरे पास, अ सीक्वेंस हैज़ एन इन्फानाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई जो सीक्वेंस है उसके पास इन्फानाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज होते हैं। देखो अभी मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया होता ना, यहाँ पर मैंने जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाली जो सीक्वेंस थी वो मैंने ऐसे कंसिडर की हुई थी एन स्क्वायर से। यानी कि अगर आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आपके पास जो इसकी सब सीक्वेंस बनेगी वो कोई और बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 2n कर देता तो आपके पास क्या आना था, 2 एंड 4, मतलब आपने फर्स्ट एलिमेंट ये उठाना था, फोर्थ एलिमेंट उठाना था, फिर आपने ऐसे ही सो ऑन आपने उठाते जाने थे। तो मतलब आपके पास जो सब सीक्वेंस थी वो चेंज हो जानी थी। ऐसे ही आप यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को आप अगर चेंज करते जाओगे तो आपके पास सब सीक्वेंसेज भी उतनी ही चेंज होती जाएंगी। मतलब एक सीक्वेंस के मेरे पास इन्फानाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज मिल सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस हैज़ एन इन्फानाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज। और फिफ्थ रिजल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना क्योंकि ये भी मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिफ्थ रिजल्ट है, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। मतलब कोई बाउंडेड सीक्वेंस है ना, तो अगर उसकी जो सब सीक्वेंस आएगी ना वो भी बाउंडेड ही होगी। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया हुआ था ना, सेकंड एग्जाम्पल, आप इसको देखो, ये जो मैंने सीक्वेंस कंसिडर की हुई थी ये बाउंडेड थी ना। हमको पता है कि जो 1/n है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। ये 1 और ये सो ऑन ये 0 को अप्रोच करते हैं बट वो 0 के इक्वल नहीं होते हैं। तो मतलब ये 0 और 1 के बीच में रह रही है ना, बट जो हमारे पास जो सब सीक्वेंस आई थी क्या ये भी बाउंडेड आ रही है। देखो ये 1 एंड ये ऐसी सो ऑन जो ये डिक्रीज होते जा रही है, तो यानी कि ये भी 0 को अप्रोच करेगी बट ये 0 इक्वल नहीं होगी। तो मतलब यही है कि ये बाउंडेड थी तो ये भी बाउंडेड आ रही है ना, 1 और 0 के बीच में ही आ रही है ना। तो यही है कि जो अगर बाउंडेड सीक्वेंस होगी तो जो उसकी सब सीक्वेंस आएगी वो भी बाउंडेड ही होगी। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है मेरे पास पीक पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है, अ नेचुरल नंबर m इज कॉल्ड अ पीक पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस xn इफ xn इज लेस देन xm फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। देखो आप इसका मतलब को कैसे समझ सकते हो कि आपने कोई ऐसा नेचुरल नंबर m लेना है ना, कोई आपने नेचुरल नंबर मतलब m लिया, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, अगर आप उस नेचुरल नंबर से कोई बड़ा नेचुरल नंबर अगर आप सोचते हो ना, n की वैल्यू अगर आप उससे बड़ी सोचते हो ना, तो आपके पास क्या होगा कि xn जो होगा वो लेस देन xm होगा। तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसके लिए, बट आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप ध्यान में रखना कि xm जो है वो xn से बड़ा आ रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि फॉर ऑल m जो है वो n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है xn इज इक्वल टू 1/n। तो इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो कैसे बनेगी, सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड ऐसे सो ऑन, ये चलती जाएगी। तो अब इसका अगर मैं पीक पॉइंट बोलूँ तो क्या आएगा मेरे पास, तो इसके लिए जो पीक पॉइंट होगा वो होगा एवरी नेचुरल नंबर। इसके लिए हर एक नेचुरल नंबर जो होगा वो पीक पॉइंट होगा। देखो कैसे, मैं पहले m की वैल्यू को अगर मैं 1 कंसीडर करता हूँ, ठीक है, m की वैल्यू हमने नेचुरल नंबर से उठानी है ना, तो m की वैल्यू अगर मैंने 1 कंसीडर की तो मेरे को n की वैल्यू उससे बड़ी लेनी पड़ेगी। यानी कि m की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू को मैं 2 को ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आना चाहिए था कि xn जो है वो छोटा होना चाहिए था xm से। तो यानी कि x1 जो है वो बड़ा होना चाहिए था x2 से। तो यहाँ यानी कि मेरे पास जो x1 है वो ये है ना, फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 है ना, और x2 मेरे पास 1/2 है। तो x1 जो है वो बड़ा ही तो आ रहा है 1/2 से, यानी कि xm जो है वो बड़ा हो गया xn से। तो ये जो है वो 1 जो है मतलब यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पीक पॉइंट का काम कर रहा है। वैसे ही अगर आप 2 के लिए चेक करोगे तो जो मतलब अगर आप m को 2 मान रहे हो तो आपके पास जो n की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो यानी कि x2 जो होगा वो बड़ा होना चाहिए था x3 से, और यहाँ पर ऐसे ही तो हो रहा है। देखो x2 1/2 है और x3 1/3 आ रहा है, तो यानी कि x2 जो है वो बड़ा ही तो है 1/3 से। तो अगर आप ऐसे ही हर एक नेचुरल नंबर के लिए चेक करते जाओगे ना, तो हर एक नेचुरल नंबर जो होगा वो इस सीक्वेंस के लिए पीक पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है, इनफैक्ट एवरी नेचुरल नंबर इज अ पीक पॉइंट ऑफ द स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए हर एक नेचुरल नंबर जो है वो पीक पॉइंट का काम करता है। इस रिजल्ट का आप ध्यान रखना। अब सेकंड एग्जांपल मैंने लिया हुआ है xn इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब ये जो सीक्वेंस बनेगी ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी ना, तो xn क्या आ जाएगा मेरे पास 1, 4, 9 एंड 16, 25 ऐसे ही सोन ये जो है बनती जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो पीक पॉइंट होगा वो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, देन सीक्वेंस xn हैज़ नो पीक पॉइंट्स, इसके पास कोई पीक पॉइंट होगा ही नहीं। देखो क्यों, क्योंकि
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि मैंने कोई m चूज़ करना है। अब मान लो मैंने m की वैल्यू को अगर मैंने 1 चूज़ किया, अब उससे बड़ा मैंने n लेना है, तो n मैंने 2 चूज़ कर लिया, तो मेरे पास क्या आना चाहिए था, जो xm है वो बड़ा होना चाहिए था xn से। तो यानी कि xm की वैल्यू जो आएगी वो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा ना, x1 जो है वो बड़ा होना चाहिए था x2 से। तो x1 जो है मेरे पास 1 है और x2 जो है वो 4 आ रहा है, बट यहाँ पर उल्टा हो गया ना, x2 बड़ा आ रहा है x1 से। तो यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के केस में तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के टाइम कोई भी पीक पॉइंट नहीं होता है। यही मैंने यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हैज़ नो पीक पॉइंट्स। ठीक है, जो इंक्रीज कर रही होगी सीक्वेंस वो उसके पास जो है वो कोई भी पीक पॉइंट नहीं होगा। अब आज के लेक्चर की लास्ट जो थ्योरम बची हुई है वो वोल्जानो-वायरस-स्ट्रास थ्योरम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्टेटमेंट है ये आगे कोची सीक्वेंस के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है और इसका जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। तो वोल्जानो-वायरस-स्ट्रास थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। मतलब कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। तो जितनी आसान ये स्टेटमेंट है उससे भी आसान इसका प्रूफ है। तो अभी हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, लेट एक्सएन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास, हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और हमने बताना है कि उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बाउंडेड सीक्वेंस कंसीडर की एक्सएन, ठीक है ना। एक्सएन जो सीक्वेंस है वो मैंने बाउंडेड सीक्वेंस ऐसे कंसीडर की हुई है। अब जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हुए थे उनमें जो मैंने आपको फर्स्ट रिजल्ट बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर एक सीक्वेंस के पास मोनोटोन सब सीक्वेंस होता है। एवरी सीक्वेंस हैज़ मोनोटोन सब सीक्वेंस। अभी मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस कंसीडर की हुई है तो इसका भी मोनोटोन सब सीक्वेंस होगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंस एक्सएन इज अ सीक्वेंस देयरफॉर एक्सएन हैज़ अ मोनोटोन सब सीक्वेंस, और सब सीक्वेंस को मैंने एक्स एन के ऐसा इसको डिनोट कर दिया है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर सब सीक्वेंस मिल चुकी है मेरे को। तो अभी मैंने बताना है कि ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो अभी मैं आगे क्या करने वाला हूँ, सिंस एक्स एन इज अ बाउंडेड देयरफॉर एक्स एन के इज ऑल्सो बाउंडेड। ये वही है जो मैंने आपको फिफ्थ रिजल्ट में बताया हुआ था कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो भी बाउंडेड होगी। तो सीक्वेंस एक्स एन बाउंडेड थी तो ये जो सब सीक्वेंस आई है ये भी बाउंडेड ही होगी ना। ये अकॉर्डिंग टू फिफ्थ जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था वहाँ से आ रहा है ये। तो यहाँ पर ये जो सब सीक्वेंस थी ये मोनोटोन सब सीक्वेंस भी थी और बाउंडेड भी हो चुकी है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि सीक्वेंस एक्स एन के इज़ अ बाउंडेड मोनोटोन सब सीक्वेंस। बाउंडेड भी है और मोनोटोन सब सीक्वेंस भी है। तो अभी आपको इस लाइन से ही पता चल चुका होगा कि ये जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बन चुकी है, क्योंकि ये जो सब सीक्वेंस थी ये बाउंडेड भी है और मोनोटोन सब सीक्वेंस भी है। तो ये कन्वर्जेंट तो होगी ही होगी, क्योंकि मैंने आपको जो 2-3 लेक्चर पहले मैंने जो आपके लिए स्टेटमेंट्स और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैंने अपलोड किए हुए थे उनमें मैंने आपको 4 रिजल्ट्स करवाए हुए थे। उनमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड एबव है तो वो कन्वर्जेंट होगी उसके सुप्रीमम पर। सिमिलरली मैंने डिक्रीजिंग के लिए भी बताया था कि कोई सीक्वेंस जो है वो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्जेंट होगी उसके इन्फीमम पर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो बस यहाँ पर भी वही तो है कि यहाँ पर जो सब सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है और ये मोनोटोन सब सीक्वेंस है। तो मोनोटोन सब सीक्वेंस का मतलब क्या है कि या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो यानी कि वो बाउंडेड भी है और वो इंक्रीज भी कर सकती है और वो डिक्रीज भी कर सकती है, तो वो कन्वर्जेंट तो होगी ही होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीक्वेंस एक्स एन के इज़ कन्वर्जेंट। अगर आप लोगों ने जो मैंने सीक्वेंसेस से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हों अगर आप लोगों ने वो देखे होंगे तो आपको ये सब कुछ ईजी लग रहा होगा। तो यहाँ पर जो मैंने प्रूफ करना था वो मैं प्रूफ कर चुका हूँ। देयरफॉर सीक्वेंस एक्स एन हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एक्स एन के। ठीक है, ये जो मैंने प्रूफ करना था वो मैं प्रूफ कर चुका हूँ। तो इसकी जो स्टेटमेंट थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कोचीज सीक्वेंस, उसमें हम इस बोल्जानो-वायरस-स्ट्रास थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको सब सीक्वेंसेस, पीक पॉइंट्स और ये जो बोल्जानो-वायरस-स्ट्रास थ्योरम है इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।